गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो चैट बॉक्स में यस लिख दो प्लीज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का जो हमारा चैप्टर 5 है वो। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्लाइड विजिबल है तो यस लिख दो प्लीज। विजिबल है स्लाइड? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें हम हेल्थ सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्थ सिस्टम हम पढ़ते हैं सेंटर पे, हम पढ़ते हैं स्टेट पे, फिर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट पे। तो 3 लेवल पे हम पढ़ते हैं हेल्थ सिस्टम्स को। ठीक है, पेपर में आ सकता है आपको शॉर्ट नोट के तौर पे 10 नंबर में या 15 नंबर में, जैसे भी आपको आ सकता है कि आप शॉर्ट नोट लिखिए हेल्थ सिस्टम एट सेंटर लेवल या स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो आपको वो आना चाहिए। साथ ही साथ आज के चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स को भी कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हेल्थ सिस्टम्स की। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ सिस्टम लिखने को आता है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आप पहले बताएंगे इंडिया में 29 स्टेट्स होती हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको पता है ये। ईच स्टेट डेवलप इट्स ओन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और हर स्टेट का अपना अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ सिस्टम पूरा टोटल होता है किस किस को? ऑर्गेनाइजेशन को। जो भी आपकी संस्थाएं बनी हुई हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, या जो भी रिसोर्सेज आप हेल्थ पे लगा रहे हो, जिनका मेन पर्पस क्या है? आपकी हेल्थ को अच्छा करना, तो वो आपका हेल्थ सिस्टम में आता है। तो एक ये सिस्टम है जिसके अंदर हमारी ये सारी चीजें आती है। क्या क्या आता है? संस्थाएं होगी, इंस्टीट्यूट्स हो गए, रिसोर्सेज होगी, जो जिनका भी काम हमारी हेल्थ को अच्छा करना है वो हमारा हेल्थ सिस्टम में आता है। ठीक है, मेनली जो एक्टिविटी है हेल्थ सिस्टम की, उसमें हेल्थ प्रोग्राम्स आ गए। ठीक है, मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सारे आ गए। ठीक है, हेल्थ सिस्टम इज वेल ऑर्गेनाइज, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकली गुड क्वालिटी का होना चाहिए पब्लिक के लिए। ये नहीं है बिल्कुल दूर है जहां पे पब्लिक पहुंच ही नहीं पा रही है, वो दिक्कत करेगा। तो हम शुरू कैसे करेंगे हमारा क्वेश्चन लिखना? सबसे पहले हम इंडिया का बताएंगे। इंडिया में इतनी स्टेट्स है, इतनी यूनियन टेरिटरीज है, हर स्टेट का अपना अपना हेल्थ डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, ये भी हम लिख सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ सिस्टम क्या होता है हम बता देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूट, वो रिसोर्सेस जो कि हेल्थ को अच्छा करेंगे। ठीक है, ये हम इसकी इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब हेल्थ सिस्टम में क्या क्या आता है? डेवलपिंग न्यू पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम, रेगुलेट सिस्टम ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। नई नई पॉलिसियां बनाना, उनको लागू करना, ये किसका काम है? हेल्थ सिस्टम का काम। ठीक है, डेवलपिंग द फ्रेमवर्क फॉर इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज ऑन द रेंज। क्या है? एक फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, फ्रेमवर्क में आप क्या बताओगे कैसे कैसे हमें सर्विसेज देनी है। ठीक है, वो आपका पूरा सेट होना चाहिए। गवर्न करना, प्रोवाइड करना हेल्थ सर्विसेज को, ये काम होता है। असाइन करना, ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंस को भी, पैसे को भी, और जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, कितने डॉक्टर्स है, कितनी नर्सिस है, कितने फार्मासिस्ट हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, उनके काम को मैनेज करना, ये हेल्थ सिस्टम का काम होता है। इजी। अब सबसे पहले हम बात करें सेंटर लेवल पे। अब यहां से वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा, अब सेंटर लेवल शुरू कर रहे हैं। सेंटर लेवल में बेसिकली क्या है? द ऑफिशियल ऑर्गन्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन। 3 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिसे DGHS भी बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ जिसे CCH भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास कौन कौन सी सेंटर लेवल पर आई? यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आ गए, और हमारे पास सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ आ गए। ठीक है, तो हमारे पास यहां से हम देख सकते हैं जैसे सेंटर लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आ गया, स्टेट की मिनिस्ट्री आ गई, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का आता। नहीं याद होता, सीधा हम क्या लिखेंगे? सेंटर लिखेंगे, सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल को 3 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला। ठीक है, फिर हमारे पास DGHS आ जाता है, और फिर हमारे पास CCH है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वेरी सिंपल। ठीक है,
अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये वाला फर्स्ट वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम। इट इज रेगुलेटेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। कौन चलाता है? कैबिनेट मिनिस्टर चलाता है, स्टेट का मिनिस्टर चलाता है, ठीक है, और एक डेप्टी हेल्थ मिनिस्टर लगाया होता है, वो चलाता है। तो ये 3 लोग मिलकर इस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को चलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है, फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट आएगा। क्या डाउट हो गया किसी को? कुछ दिक्कत है किसी को? जो भी डाउट्स है नोट डाउन कर लो, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, बीच में डिस्टर्ब मत करो कोई, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ वाला भी आ गया, फैमिली वेलफेयर वाला भी आ गया, ठीक है। और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो मतलब होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सारे आ गए, और हेल्थ रिसर्च वाले। तो इसके 4 डिपार्टमेंट हो गए। कौन कौन से? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके नाम से ही आ रहे हैं। तो हमारे पास तीसरा होम्योपैथी वाला आ गया और चौथा रिसर्च का आ गया। तो ये हमारे इसके ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वही लिखा, हेल्थ सिस्टम या हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो इसे लीड करता है, ठीक है। उसके आगे जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं, और फिर हमारे पास इसके नीचे लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने सेंटर लेवल का वो बनाया था, उसमें हमने जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये लिखा था, उसी के नीचे हम ऐसे करके लिख देंगे कि इसमें हमारे पास कौन है, जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आता है, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी आता है, ठीक है, उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी आता है, और फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। हम ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख देंगे, और ऐसे ही हम इसको लर्न करेंगे ताकि हमें पेपर में ये बना के आओगे, पढ़ने का इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, इसके नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर वॉज क्रिएटेड इन 1966, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वालों ने बनाई थी। द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओवरऑल इंचार्ज वही है, क्योंकि इसमें हेल्थ भी आ रहा है, फैमिली वेलफेयर भी आ रहा है, तो बिल्कुल सेम ये हमारा चलेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने लिखा है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। अब इन्होंने आगे ज्यादा फर्दर डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर अलग कर दिया, और होम्योपैथी वाला अलग कर दिया। इसके अंदर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, डीजीएचएस सर्विसेज और एडिशनल डायरेक्टरेट आ गया। उसमें सेक्रेटरी, चीफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं याद होता, सिंपली हम इसको याद रखेंगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इतना याद कर लो, ये वाला बहुत है, ओके। अब है डिवीजन ऑफ फंक्शंस इन डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर वाले में आगे आगे कहा भागों में डिवाइड हो रखा है फंक्शन। एक तो प्रोग्राम असेसमेंट एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम चलाना है वो देखेंगे, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट चलाना है वो देखेंगे। जितना भी कंपोनेंट है टेक्निकल प्रोग्राम का, ठीक है, जितना भी टेक्निकल डिवीजन है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का, पोस्टपार्टम का, स्टरलाइजेशन कराने का, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का, निरोध, कॉन्डम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये सारा इसके अंडर आता है। क्योंकि फैमिली वेलफेयर है ना, तो उससे आइडिया हो जाएगा आपको। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिवीजन आ जाएगा, माँ बच्चे वाला हेल्थ का डिवीजन आ गया इसके अंदर। डिवीजन हेल्प्स इन प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च बाय असेसमेंट एंड इंटेलिजेंट डिवीजन। अगर ढंग से हमने डिवीजन करा हो तो हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। साथ ही साथ निरोध की सप्लाई देना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये हमारा फैमिली वेलफेयर के अंदर अंदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। एक तो वही जो प्रोग्राम्स वगैरह पॉलिसीज देखेगा, दूसरा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ या इनके जो टेक्निकल चीजें हैं उनसे डील करेगा, तीसरा हेल्थ वाला डिपार्टमेंट आ गया, चौथा हमारे पास क्या है, वो जो भी हमने चलाए हैं प्रोग्राम्स उनको प्लान, इवैल्यूएट वगैरह करेगा, और फिर निरोध सप्लाई वाला डिपार्टमेंट आ गया। ये फैमिली वेलफेयर के अंदर आएंगे। अब ये क्या है, काम क्या करेंगे, कंडक्टिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे। द सोशली एक्सेप्टेड प्रोग्राम इज प्रमोटेड एंड असिस्टेड बाय द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। ज्यादा से ज्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वालों को अपने साथ जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो जो हमारा मतलब ये प्रोग्राम की जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वो पूरी कम्युनिटी में फैला सके। एजुकेट करेंगे लोगों को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, जैसे छोटी फैमिली रखनी चाहिए, उनको एक एक्सेप्टेड मेथड बताओ कॉन्ट्रासेप्शन का, वो सब हम पढ़ चुके हैं। नॉलेज देंगे उन्हें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, सिंपल, ठीक है। वही है फंक्शन। और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका क्या, इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो मेडिसिन, होम्योपैथी में रिसर्च अच्छी हो ताकि नई से नई खोज कर सके, प्रमोट करे, कल्टीवेट करे, रीजनरेट करे नए नए पेड़ पौधों को, जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे हैं, ठीक है।
अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च वाला जो इसी के अंडर था, ठीक है, वो क्या रिसर्च करता है, मतलब जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम वगैरह है, जो चीज हमको नहीं पता है, वो खोज करेगा। इसमें फंक्शंस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में इसके फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ नहीं है, जस्ट हमारा क्या है, इन्होंने एक तो ये बताया है कि हमें कैसे जो सेंटर के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो कैसे चलाने हैं, ठीक है, रिसर्च अच्छी से अच्छी करनी है, हमें सेंसस कलेक्ट करना है, ठीक है, सेंसस मतलब वही जो हम जनगणना करते हैं वो करना है, ठीक है, इमिग्रेशन का ध्यान रखना है, कितने लोग इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, एमिग्रेशन का ध्यान रखना है, कितने लोग इंडिया से जा रहे हैं, ये सारा करना है, और स्टेट के साथ मिलजुल के रहना ताकि उसके भी फंक्शंस हम देख सके, ठीक है, लेबर की वेलफेयर करना, ये सारे इसके फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं डीजीएचएस की, किसकी बात कर रहे हैं, डीजीएचएस की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये भी 3 यूनिट का आगे मिलकर बने, मेडिकल केयर, हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल जो कि मेडिसिन से रिलेटेड फैसिलिटी देगा, पब्लिक हेल्थ वाला हो गया, जो कम्युनिटी वाला होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला होगा। जो डीजीएचएस है उसके अंदर एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, एक एडीजीएचएस होता है, ठीक है, वो उसके अंदर। फिर आ रहे डिप्टी डीजीएचएस पब्लिक का, डिप्टी डीजीएचएस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का और डिप्टी डीजीएस मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल का। ये मेडिकल केयर, हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम 3 में कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनके अंदर फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनके अंदर फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। डीजीएचएस हम कौन से वाला पढ़ रहे हैं, याद है ना, ये वाला डीजीएचएस, ये हम पढ़ चुके हैं, अब ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा, एक हमारे पास एडिशनल डीजीएचएस होता है, ठीक है, डीजीएचएस होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास 3 होते हैं, डिप्टी हमारे पास डायरेक्टर होता है, इसमें भी डिप्टी डायरेक्टर, इसमें भी एक मेडिकल केयर हॉस्पिटल का, एक पब्लिक हेल्थ का होता है, ठीक है, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर उनके अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ा। अब हमारे पास तीसरा था जो बचा हुआ, दैट इज सेंटर काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये वाला सेंटर काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये 2 पढ़ लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, और कुछ इसमें खास है नहीं। तो ये किस लिए बनाया था, सेंटर काउंसिल ऑफ हेल्थ बनाने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स को, सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर बनाएगा, स्टेट लागू करेगा, ठीक है ये। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 263 नहीं याद होता, भाड़ में जाने दो, कुछ इतना खास नहीं है इसमें पढ़ने वाला। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ बस इतना पता होना चाहिए आपको, क्या बनाएगा ये आपका, या इम्प्लीमेंट करवाएगा हेल्थ प्रोग्राम्स को, सेंटर बनाएगा, स्टेट लागू करेगा, ठीक है। ये काम क्या करेगा ये हमारा, टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक रेमेडियल, प्रिवेंटिव केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, ये जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स है, मतलब क्या क्या रेमेडियल मतलब दवाइयां वगैरह देना, प्रिवेंशन बचाने का काम, केयर देने का काम, खाने का काम, हेल्थ एजुकेशन का, ये इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएगा। प्रपोजल तैयार करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो भी ग्रांट्स वगैरह है वो ढंग से लगा सके, ठीक है। कोलैबोरेशन बनाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और प्लान्स बनाएगा कैसे हम मेडिकल पब्लिक हेल्थ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ये इसका काम है। खत्म सेंटर लेवल में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारा सीसीएच पढ़ा था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ और डीजीएचएस पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश इन द 1919 में हमारा ये स्टेट वाला बनना शुरू हुआ था, ठीक है। एंड इट गॉट द ऑटोनॉमी अंडर द मोंटेग चेल्मसफोर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में तब मोंटेग चेल्मसफोर्ड था, उनकी ऑटोनॉमी से ये हमारा पास हुआ था स्टेट का, ठीक है। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1921-1922 में शुरू हुई थी। 1935 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि हर स्टेट अपना अपना हेल्थ सिस्टम बना सकती है। मैनेजमेंट सेक्टर कंप्राइजेस स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, इसमें 2 आती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर इन चार्ज है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वही फिर उसके नीचे सेक्रेटरी और कमिश्नर आएगा जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का होगा। इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ आईएसएम, ठीक है। आईएसएम हमारा माइंड से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है वो। फिर मेडिकल एजुकेशन वाले के अंदर जो डीएमईआर आपने सुना होगा,
ठीक है, वो उसके अंडर हमारे प्रिंसिपल डीन होते हैं सीधा मेडिकल कॉलेजेस के। जो हमारा हेल्थ सर्विसेज वाला है उसके अंदर एक एडिशनल हमारे पास जॉइंट डायरेक्टर होता है, उसके अंदर हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इन्होंने डिवीजन की हमारी कर रखी है। जैसे डिविजनल सेटअप इन सम स्टेट, कुछ स्टेट्स में हमारी इनकी भी डिवीजन होती है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तालुक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक लेवल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो आपको इनका मोटा मोटा क्या याद रखना है मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास स्टेट लेवल है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। स्टेट लेवल है हमारे पास, स्टेट लेवल पे हमारे पास यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आता है हमारे पास। इसके मतलब अंडर कौन आएगा, हमारा स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर होगा, जो भी स्टेट का जो हेल्थ मिनिस्टर होगा वो। उसके नीचे आएगा हमारा हेल्थ सेक्रेटरी। ठीक है, कौन आएगा, हेल्थ का सेक्रेटरी। उसके अंडर आएगा हमारा एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज आएंगे जो भी है हमारे पास। उसके अंडर आएगा जॉइंट सेक्रेटरीज हमारे। ठीक है, वो हमारा फिर डिवाइड होगा, एक तो हमारा होगा डीएम और आरएचएस में, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, इसमें होगा हमारा। ठीक है, डीएमई में होगा, डीएमई डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में होगा हमारा। ठीक है, और हमारे किस में होगा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में होगा। ठीक है, और हमारा डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल में होगा। ठीक है, किस किस में हमारा आएगा, यहाँ पे ध्यान से सुना, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, वो आएगा हमारा। और डीएमई क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डीपीए डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ आता है हमारा। और हमारे पास डीडीसी में क्या आता है, डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल। तो हम ये भी बना के आ सकते हैं। ठीक है, ये अब काम क्या करता है, रूरल हेल्थ सर्विसेज जो है हमारी, मेडिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एमसीएच फैमिली वेलफेयर और इम्यूनाइजेशन, इसको रहने दो। हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन काम क्या करता है, एक तो मेडिकली डेवलप करेगा, नए नए प्रोग्राम्स बनाएगा, मदर एंड चाइल्ड का देखेगा, फैमिली वेलफेयर का देखेगा, टीकाकरण का देखेगा। इनको आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स में भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, और हमारे काफी सारी चीजों की, जैसे एनटीसीपी, एनबीसीबी, हमारे पास नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास अलग अलग नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम, काफी सारे जो हमारी डिसीजेज है उनके लिए कम्युनिकेबल डिसीज के प्रोग्राम चलाएगा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम देखेगा, न्यूट्रिशन प्रोग्राम देखेगा, लैब की सर्विसेज देगा, टीकाकरण करवाएगा, एजुकेशन देगा। ये सारी चीजें हमारी इसके स्टेट के अंडर आती है। फंक्शन ऑलमोस्ट सभी के सेम है। ठीक है, देन हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट खत्म हो गया, अब हमारा आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट सबसे क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अपने जिले से ही चीजें शुरू होती है ना। तो डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो इंप्लीमेंट करेगा हेल्थ सर्विसेज। देयर विल बी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर एंड हेल्थ ऑफिसर, जिसे हम सीएमओ भी बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी बोलते हैं। इनके अंदर सब डिवीजन आती है, हमारे पास तहसील आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम तालुक्स भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक्स आते हैं हमारे पास, म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशंस आती है हमारे पास, विलेजेस गांव आते हैं, फिर पंचायत आती है। तो ये हमारी इसकी सब डिवीजन है, आगे ये बंटवारा हो रखा है इनके अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर हमारा चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, सीएम एंड एचओ आएंगे रूरल एरिया के, गाँव के। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर पीएमओ, उसके अंडर अर्बन एरिया आएगा। फिर जो रूरल वाला है उसमें आरसीएच ऑफिसर अलग होगा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ वाला, और डिप्टी सीएमओ फैमिली वेलफेयर का अलग होगा। उसके अंडर ब्लॉक सीएमओ होंगे, उन्हीं के अंडर आजकल सीएचओ लगते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी डिवीजन है। ठीक है, नहीं याद होता ये 5 लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम वही करेंगे, नेशनल हेल्थ सेगमेंट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अपना जो भी मतलब चीजें हैं वो लागू करेंगे। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं ये अच्छे से। स्टेट और जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्टेट के अंदर भी पिछड़े हुए इलाके हैं उनके साथ कंटैक्ट में रखेंगे, ये सब काम ये करेंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में उनकी 2 या 2 से ज्यादा भाग में बटे हुए होते हैं। उनके अंदर एक असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर आता है। फिर वही तालुक्स में डिवाइड होता है, तालुक का तालुकदार इंचार्ज होता है, तहसील का तहसीलदार इंचार्ज होता है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक में कम से कम हमारे 200 से 600 गांव आते हैं। पॉपुलेशन 100 जो गांव होते हैं, ठीक है, उनमें 80,000 से 1,20,000 तक की होती है। ठीक है, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उनका हेड होता है। हमने पढ़ा था ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नहीं पढ़ा? ठीक है, ये ब्लॉक सीएमओ या इसके अंदर हम कह सकते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी। ठीक है, ये एट लास्ट जो तहसील है वो कैटेगराइज होता है गांव में या पंचायत में बटा होता है। ठीक है, ये बेसिकली यही चीज है।
यही चीज को इन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हो गए, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, फिर विलेजेस हो गए। फिर विलेजेस में क्या होता है, पंचायत होती है, तो ये इन्हीं की डिवीजन है। ठीक है, ये अब पढ़ लेते हैं एक करके। जैसे तहसील है या तालुकाज है, देयर आर नियरली 29 स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में। ठीक है, ईच स्टेट, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं और फिर वो आगे तहसील या तालुकाज में बटे हुए हैं। तहसील बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होती है छोटे छोटे गांव की एक साथ मिलकर, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं जब। ठीक है, इंडिया में इनका मेन ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी होता है क्योंकि इसी से ही पैसा कमाते हैं ये। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट होता है लैंड रिकॉर्ड, लैंड का उनके रिकॉर्ड रखना, कितना उनके पास जमीन है। तो पटवारी है वो ये रिकॉर्ड रखता है लैंड और कलेक्शन का, लैंड रेवेन्यू का इंडिया में। ठीक है, पटवारी को हम लेखपाल, कनूगो, विलेज ऑफिसर भी बोलते हैं, ये डिपेंड करता है जगह से जगह पे। ऑफिसर जो लैंड रेवेन्यू का होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसे तहसीलदार बोलते हैं। तहसीलदार सपोर्ट करता है जितनी भी रिपोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पास पहुंचाता है। ठीक है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि अच्छा इस बंदे के पास इतना लैंड है, इस बंदे के पास इतना लैंड है। पटवारी इज मेनली लुक्ड ऑफ फॉर द लैंड, जो पटवारी है वो जगह देखता है और मेंटेन करता है उन रिकॉर्ड्स को, फिर वो तहसीलदार के पास भेजता है, तहसीलदार कंफर्म करता है कि हाँ जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो जो तहसीलदार है वो कास्ट के सर्टिफिकेट भी देता है स्टूडेंट को, जैसे किसी को ओबीसी, एससी, बीसी इनका चाहिए होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी देता है और एक कॉपी देता है लैंड रिकॉर्ड्स की फार्मर को। ठीक है, तो ये सारे तहसील का काम होता है। देन केम पंचायत राज सिस्टम। 1957 में पंचायत सिस्टम शुरू हुआ था विलेजेस में, जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने एक मिलकर अपना सेंटर लेवल पे क्या करा था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। पंचायत राज सिस्टम 3 टायर का सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन सा है, पंचायत आता है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति आता है ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, विलेज लेवल पे हमारे पास है जैसे कि ग्राम सभा। ग्राम सभा पीपल है जो विलेजेस के लोग हैं, जो ठीक है जो एडल्ट्स हैं, वो सालाना मतलब 2 बार ही मिलते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं, टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या कोई एनुअल प्रोग्राम चलाना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या ग्राम पंचायत के मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये करते हैं ग्राम सभा वाले। ग्राम पंचायत क्या करते हैं, ग्राम पंचायत मेनली दे आर फोकसिंग प्लान करने में, डेवलप करने में विलेजेस को जो कि अभी तक पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कम से कम 13 से 15 विलेजेस आते हैं और पॉपुलेशन कितनी 5000 से 15000 तक आती है। जो वर्किंग पीरियड है मेंबर का पंचायत में वो 3 से 4 साल होता है। ठीक है, एक पंचायत में अगर कोई इलेक्ट हुआ है तो 3 से 4 साल वो वहां पे काम करेगा। जब हमारे न्यू मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनमें कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पंचायत सेक्रेटरी हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो ये था हमारा, को हमने पढ़ लिए, तीनों सिस्टम पढ़ लिए हमने। कौन कौन से पढ़े हमने, यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, हमारा सेंटर भी हो गया। ठीक है, हमारा स्टेट भी हो गया, स्टेट लेवल भी हो गया हमारा, और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो गया। ठीक है, ये हमारे खत्म हो गए। क्या खत्म हुए, हेल्थ सिस्टम। अब है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। कुछ कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मेनली हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हेल्थ को लेकर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। किस लिए चलाए जाते हैं, इरेडिकेट करने के लिए कम्युनिकेबल डिसीजेज है, कोई भी बीमारी वगैरह है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलती है, उसे रोकने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, साफ सफाई के लिए, पॉल्यूशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए, बहुत तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और ये प्रोग्राम बनाता कौन है, सेंटर वाले बनाते हैं। अभी पढ़ के आए हैं हम। प्रोग्राम जो इस्टेब्लिश हुआ है वो इंटरनेशनल एजेंसी से मिलकर, यूनिसेफ होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएसएआई, डानीडा, सीडा, नोरैड, ये हमारे कुछ फॉरेन की एजेंसीज है, इनके साथ मिलकर भी हम प्रोग्राम चलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेनली ट्यूबरक्लोसिस का अगर हमारे पास प्रोग्राम आता है, ठीक है, टीबी का, तो उसमें मेन हम बताएंगे कि टीबी होता क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस हमारी लंग्स की बीमारी है। ठीक है, लंग्स की बीमारी है जिसमें हमारा कौन सा बैक्टीरियम करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करता है। ठीक है, तो इसमें हमारी जरूरी है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग को पढ़ना। ठीक है, आइसोनियाजेड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारे पास होती है। ठीक है, तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे, हम इसे लर्न करेंगे, शॉर्टकट है राइप्स, RIPES। रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमको याद करनी है। ठीक है, और हमें एक चीज याद रखनी है, ई से जो है हमारे पास इथैम्ब्यूटोल, वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बाकी सारे साइडल है। साइडल मतलब बैक्टीरिया को मार देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकेगा, उसे मारेगा नहीं।
ठीक है। ये तो ये डोजेज है, नहीं याद होती छोड़ दो, इतना कुछ नहीं है, बस आपको ड्रग्स याद होनी चाहिए, टीबी क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, फ्री ड्रग्स देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ड्रग्स फ्री में आ रही है वो आगे बांटेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी केसेस डिटेक्ट करेगा। एंटी ड्रग शुड बी यूज रैशनली, जो हम एंटी टीबी ड्रग ले रहे हैं वो हमें क्या है रैशनली सोच समझ के यूज करनी है, पेशेंट को एजुकेट करना है, अवेयरनेस फैलानी है पब्लिक में और उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। दूसरा प्रोग्राम हमारे पास है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, वही है नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑन मलेरिया वो स्टार्टेड 1982 में शुरू की गई थी, ठीक है। और करंट जो न्यू हमारे पास आई है वो 2010 तक आई है। एम क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग से बचना, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स मतलब ज्यादा अच्छी देना, ठीक है, मलेरिया से बचना। और ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जैसे बार बार दवाई लेते तो बॉडी हमारी रेजिस्ट करने लग जाती है, मना करने लगती है, उसका असर खत्म होता है, तो वो चीज से बचना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि कम से कम मौतें हो, कम से कम बीमारी हो, ठीक है, मलेरिया से। एक ऑनगोइंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी बनी रहे, ठीक है। हमारा एपीआई हमारा 1 to अप टू कितना करना चाहिए, 1.3 लेस करना है हमें, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारे ड्रग में से जो मोर्टालिटी है वो 50% से कम करनी है, रिवर्स करना है और रोकना है इंसिडेंस मलेरिया का, ठीक है। सर्विलेंस और केस डिटेक्शन में सर्विलेंस है जो फीवर केसेस के वो कम्युनिटी में हम कर सकते हैं, एक्टिव केसेस, ठीक है, जो हमारे पास आ रही है वो नहीं, हम घर घर जाके भी देख सकते हैं, वो हमारे मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं, वो घर घर जाके देख सकते हैं मलेरिया के कितने केस आ रहे हैं। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में क्या आएगा, पेशेंट जिनको बुखार है उनको मलेरिया को बोलेंगे, खून लेके उनका माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो मतलब एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट कर देंगे पेशेंट की। जिस भी पर्सन को फीवर हो रहा है ट्रांसमिशन सीजन में, जब मलेरिया फैल रहा है तब, या एंडेमिक एरिया में गया था या वहां पे गया था जहाँ पे मलेरिया काफी ज्यादा है, तो उसको हम मलेरिया के लिए सस्पिशियस में डाल देंगे कि हाँ इसको हो सकता है। अगर उसे फीवर है लेकिन कोई कॉजेज नहीं है, मतलब जैसे कि ये भी लक्षण हमारे माने जा सकते हैं, कफ खांसी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत है, पेल्विस में इन्फ्लामेशन है, ईयर में से कुछ निकल रहा है, दस्त लगे हुए है, नाक बह रहा है, स्किन की इन्फेक्शन है और बर्निंग मिक्सचरेशन है, मतलब यूरिन पास करते हुए जलन हो रही है, तो ये सारे भी हम सिम्टम्स मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल सेक्सुअली डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, वो हमारा कब आया था, 1946 में आया था, बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले प्रोग्राम आ गया था, ठीक है। और ये हमारा 1991 तक चला है, ठीक है। द प्रोग्राम फोकस्ड ऑन हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद एसटीडीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से जूझ रहे हैं लोग, ठीक है, उनका मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट देना। सोसाइटी को मतलब कई लोग देखते हैं अच्छा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखते, तो वो दूर करना, ठीक है, क्योंकि हमारे एचआईवी काफी ज्यादा फैल रहा है लोगों में, ठीक है। तो नेशनल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को बहुत ही अहम हिस्सा बना दिया 1992 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, वही है एसटीडी के केसेस कम करना, एचआईवी की इन्फेक्शन कम करना, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल बनाना ताकि जो मौतें हैं, बीमारी है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से कम हो जाए, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या किया उन्होंने ली, उन्होंने एडिक्वेट इफेक्टिव प्रोग्राम बनाए अच्छे इसके लिए, ठीक है, ट्रांसमिशन बचाने की कोशिश करी एचआईवी की, ठीक है। एडिक्वेट उन्होंने मैनेजमेंट रखी जिसमें अच्छे से डायग्नोज करो, ट्रीट करो, काउंसलिंग दो लोगों को, हेल्थ केयर प्रोवाइड करो एसटीडी वालों को, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो ताकि ये हमारा, क्योंकि हमें पता है 6 साल तक इसके लक्षण नहीं आते एचआईवी एड्स के, तो जल्दी जल्दी पता लगेगा उतनी अच्छे से हम इसको ठीक कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज थी कि ये सारे गोल्स हमारे क्या हो, फुलफिल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। एक्शन एक्टिविटी में क्या करें, ट्रेन करा हेल्थ केयर वर्कर्स को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, ताकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का कोई भी केस आए उसे मैनेज कर सके, ठीक है। एप्रोप्रिएट लैब सर्विसेज बनाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को जानने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सोशल बिहेवियरल ऑपरेशन रिसर्च में पैसा लगाए, ठीक है। सर्वेलेंस करवाएं, एपिडेमियोलॉजी सिचुएशन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, मॉनिटर करे, वैल्यूएट करे कि जो एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम हमने चलाया वो ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। मेजर एक्शन उन्होंने लिया, जो भी वो स्ट्रैटेजीज को स्ट्रेंथन करे, जो भी हमने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स ये सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करें और एसटीडी क्लिनिक्स बनाएं,
ठीक है। मदर केयर सर्विसेज आ गई। मदर केयर सर्विसेज में नेटल केयर, जब बच्चा पेट में उसकी केयर करो, जब बच्चा पैदा हो गया तब केयर करो, टीकाकरण कराओ, एंटीनेटल प्रेग्नेंट होने से पहले की केयर, न्यूट्रिशन काउंसलिंग दो, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर मतलब अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो उससे डील करो, और प्रोफिलेक्टिव और क्यूरेटिव सर्विसेज दो, मतलब टीकाकरण वगैरह या कोई भी दिक्कत परेशानी दवाइयां तो उससे केयर दो। एंटीनेटल केयर में क्या आ जाएगा, ये हमारा ये एसटीडी खत्म हो गया, मिक्स मत करना इसके साथ, ठीक है। एंटीनेटल केयर में क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराओ एंटीनेटल केयर की केसेस 10 वीक से पहले पहले, ठीक है। वो प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट मदर्स बाय एटलीस्ट 3 बार घर जाओ उनके, ठीक है। वो डिटेक्ट करो, ट्रीटमेंट करो अगर मदर को एनीमिया है, खून की कमी है तो टाइमली डिटेक्ट करो, और हाई रिस्क केसेस लग रहे हैं तो उन्हें रेफर कर दो, ठीक है। नेटल केयर में जितना हो सके डिलीवरी को आप हॉस्पिटल्स में कराओ, टीएचसी सब सेंटर में कराओ, सुपरविजन में कराओ एक अच्छे क्वालिफाइड पर्सन की, ठीक है। जितना हो सके डोमिसिलरी डिलीवरीज असिस्टेड बाय एएनएम्स, अगर घर में ही बच्चा करवाना तो एएनएम से करवाओ या ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट से करवाओ, ऐसे किसी से नहीं करवाना, ठीक है। डिटेक्ट करो, रेफर करो हाई रिस्क केसेस को, और एग्जिस्टिंग दाई है वगैरह, दाई होती है ना जो बच्चे कराती है, तो उनको आप ढूंढो और उनको ट्रेन करो, ठीक है। वो पोस्ट नेटल केयर में भैया ग्रोथ मॉनिटर करो, न्यूबॉर्न की कितना ग्रो कर रहा है, अगर हाई रिस्क न्यूबॉर्न लग रहा है उसे भेज दो। नियोनेटल रिससिएशन करो, ताकि मतलब अपने पास फैसिलिटीज रखो, ठीक है। ऑक्सीजन मास्क वगैरह आपके पास, रेडिएटर्स, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो एजुकेट करो दाइस को कम्युनिटी में। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण दो, ठीक है। वही टीबी के खिलाफ, पोलियो के, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो की 2 बूंदे, ये सब पिलाओ, ये सब करो। प्रोफिलैक्टिक सर्विसेज में वही आ जाएगा, अगेंस्ट एनीमिया और विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए प्रेग्नेंट मदर्स वगैरह को तो हम आयरन की टैबलेट्स दे सकते हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स दे सकते हैं, ये सब चीजें दे सकते हैं। नर्सिंग मदर जो दूध पिला रही है, या आईयूडी एक्सेप्टर जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस लगाना चाहती है, 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको सारी सर्विसेज दो, तो ये सारी हमारी मदर वाले में आ जाती है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग लिटरेचर जो भी है, मतलब उनको जो भी पढ़ाना लिखाना है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वो कराएगा, काउंसल करेगा, उन्हें मैसेजेस देगा, स्मॉल फैमिली रखनी चाहिए, असिस्ट करेगा क्लाइंट को डिसीजन बनाने में, डी एडिक्शन अगर किसी को नशा है तो नशा मुक्ति की काउंसलिंग देगा, अवेयरनेस फैलाएगा लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, मधुमेह की, शुगर की जो बीमारी होती है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा एकदम से डायबिटीज के केस आने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था, 7वें जो 5 साल वाला प्लान था उसमें 1987 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि तमिलनाडु, जेएंडके, कर्नाटका में, ठीक है। ये सारा 1995-1996 12 लाख लगाए, और 97-98 में 1 करोड़ लगाया था इस प्रोग्राम पे। तो जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, पायलट बेसिस पे, बिल्कुल सेम वही लाइन है, इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, फिर भी उसके जो फंड्स थे, ठीक है, वो सबसीक्वेंट आने वाले इयर्स में कम पड़ गए, तो उसकी वजह से आगे इसको नहीं चलाया गया था, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, डायबिटीज को बचाना है, हमें आइडेंटिफाई करना है हाई रिस्क वाले लोगों को, जल्दी जल्दी हेल्थ एजुकेशन देनी है, जल्दी जल्दी पता लगे ताकि हम ठीक करें, ताकि बीमारी और जो मौत के रेट है वो इससे कम हो जाए। एक्यूट और क्रॉनिक मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर, रीनल, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन, जिनको शुगर की बीमारियां होती है, उन्हें दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, आंखों की बीमारी, बहुत कुछ होता है, तो इन सबका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, फिजिकल अटेलमेंट और स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट डायबिटिक पेशेंट को, ये नहीं है वो पढ़ाई छोड़ दे डायबिटीज, ऐसा नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको। और जो हैंडीकैप हो गए डायबिटीज की वजह से, उन्हें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दो, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, सेल्फ ब्लड ग्लूकोज चेक, घर पे शुगर चेक कर सकते हैं, वो आप बता सकते हो, कैसे ट्रैक करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो बता सकते हो, ड्रग से कोई रिलेटेड इशू है वो बता सकते हो, स्पेशल एजुकेशन दे सकते हो, ब्लड प्रेशर, वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे मॉनिटर करना है वो बताओगे आप, पेशेंट को रेगुलर एग्जाम्स के लिए बुलाओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे डिसीज को मैनेज करने के लिए, ब्लड शुगर मेजर कर सकते हो आप अपनी फार्मेसी में, और मेडिकेशन का रूटीन उनको बना के दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, ये हमारा इनिशिएट हुआ था 1970 में, ठीक है। एमसीएच में ही इसको लिया गया था, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। ये हमारा अब एक आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें माओं को, बच्चों का एनीमिया देखने को मिलता है।
अवेलेबल स्टडीज में देखा गया है कि जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, जो खाने की वजह से एनीमिया हो रहा है, वो 65% तो नवजात बच्चों में होता है और 60% हमारा 1 से 6 साल के बच्चों में होता है और 88% एडोलेसेंट गर्ल्स जो 11-12 साल की लड़कियां होती है उनमें होता है और 85% प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया देखने को मिलता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस प्रोग्राम के? असेस प्रेवलेंस, कितना फैला हुआ है वो देखेंगे, एंटी एनीमिक ड्रग्स देंगे मतलब जिससे एनीमिया ना हो, प्रोफिलैक्सिस आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं कि आपको ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। कौन कौन इससे फायदा उठाएगा? वही जिनको दिक्कत थी, 6 मंथ से 5 साल वाला बच्चा, 6 से 10 साल वाला बच्चा, एडोलेसेंट गर्ल्स होगी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होगी, दूध पिलाने वाली जो मदर्स है वो। आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में जो 6 महीने से 5 साल का बच्चा है उसे 200, ये रट लो, 200 mg आयरन देंगे और 100 माइक्रोग्राम हम फॉलिक एसिड देंगे। ठीक है, 200 और 100 कब तक देना? 100 दिन तक। स्कूल जाने वाला बच्चा है 6 से 10 साल का, उसको 300 mg, 100 ज्यादा देंगे और वो 250 mg फॉलिक एसिड देंगे 100 दिन तक। एडोलेसेंट गर्ल्स है जो उन्हें 100 mg आयरन, 100 mg आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड देंगे 100 दिन तक। और प्रेग्नेंट है जो औरतें या लैक्टेटिंग मदर है जो दूध पिला रही है वो, उनको 100 mg आयरन देंगे और 500 mg फॉलिक एसिड देंगे, सेम एज एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, 2 से 3 महीने प्रेगनेंसी के टाइम पर उनका चलेगा ये। ठीक है, देन केम आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम भी बोलते हैं इसे हम। इसमें हमारे पास मेनली क्या आ जाता है, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती होती है ना, उस दिन ये हमारा लॉन्च हुआ था प्रोग्राम 1975 में। ठीक है, आईसीडीएस स्कीम रिप्रेजेंट सबसे बड़ी, आज की डेट में सबसे बड़ी हमारी ये क्या होती है, हमारी सबसे यूनिक चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम है जो बच्चों के लिए स्पेशल खास तौर पर ये क्या है चलाई गई है। ठीक है, आईसीडीएस सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल होता है हमारा कि हम चिल्ड्रन की तरफ कमिटमेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए ये हमारा चल रहा है तो ये हमारा चिल्ड्रन की कमिटमेंट ही दिखाता है। ठीक है, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द चैलेंजिंग ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, कि इनको स्कूल जाने से पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन से बचाया जाए। ठीक है, उनकी मौतें कम हो, उनके पढ़ाई लिखाई की जो कैपेसिटी है वो कम ना हो, ये सारी चीजें पे ध्यान रखा गया। तो मेनली इसमें हमारा न्यूट्रिशन का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग, ये नहीं है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री घर से जो खाना मिलेगा वो तो मिलेगा, ये एडिशन करेगा उसका। ठीक है, ये नहीं है वो उसे रिप्लेस करेगा ना, सप्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं। ग्रोथ मॉनिटर करेंगे उनकी, प्रोफिलैक्सिस देंगे विटामिन ए की कमी के लिए, कोई एनीमिया की कमी है उसके लिए। ठीक है, जितनी भी फैमिलीज है कम्युनिटी में उन्हें सर्वे किया जाएगा, बच्चे देखे जाएंगे जो 6 साल से छोटे हैं, साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज और जो दूध पिला रही है माए वो देखेंगे। ठीक है, उनको हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देंगे, आंगनबाड़ी के थ्रू मिलती है उन्हें। ठीक है, जो उनका कैलोरी का गैप है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे फॉर सपोज किसी को 500 कैलोरीज बोली गई है और उसे घर के खाने से 250 मिल रही है तो 250 तो हम दे सकते हैं, ये हो गया। तो ये लो इनकम वाले जो वुमेन होती है, ग्रुप्स होता है, उनके लिए स्पेशल चलाई गई थी। ग्रोथ मॉनिटर करना, न्यूट्रिशन का सर्विलेंस करना, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन्होंने कराई थी। जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उन्हें आप हर महीने वेट करेंगे। ठीक है, वो जो 3 से 6 साल के उन्हें आप साल में 4 बारी वेट करेंगे। ठीक है, वेट फॉर एज ग्रोथ चार्ट ग्रोथ के चार्ट्स या हम कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, जो 6 साल के हर बच्चे के लिए हम रखेंगे। ये हेल्प करेगा कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है उनका। अगर सीवियरली माल नरिश चिल्ड्रन है जिनको बिल्कुल ही माल नरिशमेंट हो रखी है, उन्हें हम सप्लीमेंट्री खाना दे सकते हैं या हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ये आईसीडीएस इंपॉर्टेंट है, हमारा मदर वाला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, एनीमिया वाला इंपॉर्टेंट है हमारा इसके अंदर, डायबिटीज वाला इंपॉर्टेंट है और एसटीडी वाला इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में। ठीक है, और हमारा मेन ये टीबी की जो ड्रग्स है ये पता होनी चाहिए आपको कौन कौन सी है। ठीक है, बाकी तो आपके वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? करें फिर क्लास एंड? चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर चैप्टर। हाँ जी, डाउट वाला आया कोई?
हेलो मैम। हेलो, हेलो नमस्ते मैम। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो, आवाज कट रही है, मैं दोबारा से आप रिक्वेस्ट करो। हेलो हेलो हाँ जी, मैडम, हाँ जी। अगर एक टीवी वाला चार्ट और चाइल्ड वाला चार्ट एक बार मैडम दोबारा शो कर दो। अच्छा, टीबी वाला और और कौन सा? चाइल्ड वाला, चाइल्ड वाला। ये टीबी वाला है। हाँ हाँ जी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ जी। मैडम इसको वही बोलते हैं ना, रिप्स ना बोलते हैं ना मैडम। हाँ, राइप्स इसका शॉर्टकट है। सॉरी हाँ, रॉब्स। मैडम इसमें जो आप बता रहे, जो बैक्टीरिया को मारता नहीं, केवल ब्लॉक करता है, कौन सा है? इथैम्ब्यूटॉल, इथाइल बैक्टीरियोस्टैटिक है ना। जी स्टैटिक का मतलब होता है जो रोकता है ग्रोथ जी को। साइडल का मतलब होता है जो मारेगा। मारेगा। हम्म। स्लाइडल, ये तो बैक्टीरिया ड्रग्स है ना मैडम ये। हाँ, बैक्टीरियल ही है ना। बैक्टीरिया के खिलाफ ट्यूबरक्लोसिस करता कौन है? बैक्टीरिया ही करता है। जी जी हाँ जी। ठीक मैडम, वो वाला दिखा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में आप पॉज वो करके बाद ही में होता है मैडम, इसको शॉर्ट नहीं आता इसमें। अच्छा, जी ये हाँ जी, ये वाला है मैडम। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। हाँ जी। ये आयरन और फोलिक एसिड होता है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक। ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। और किसी को डाउट है? हेलो हेलो मैम, कह रहा हूँ ये लास्ट क्लास है कि अभी क्लास पूरी होगी? 5 चैप्टर हो गया है तो और बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ जी, ये 5th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया आपका। जो इम्पोर्टेंट था मैंने करा दिया। 2 क्लासेस और रहेंगी 6th और 7th के लिए, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसका क्वेश्चन पेपर भी एक बार करवा देते तो। मॉडल पेपर डिस्कस कर लेंगे एक बार ही, अगर मेरे को अवेलेबल कराते हैं सर तो फिर कर लेंगे डिस्कस वो भी। जी मैम, यही पूछना था। हेलो मैम, हाँ जी। अगर जो मॉडल पेपर होते 5 के एक बार अगर मॉडल पेपर मैडम हो जाएंगे सबके तो अच्छा रहेगा मैडम। ठीक है, मैं कर लेती हूँ सर से बात, फिर आपको बता थोड़ा देंगे। सा आइडिया भी लग जाएगा मैडम, कैसे कैसे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक हो गया मैडम। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।